बिक्री कौशल पाठ 19। महत्वपूर्ण मीटिंग। आजकल मार्केटिंग का तरीका बहुत बदल गया है। पहले की तरह ऑफिस में बैठकर मार्केटिंग करने की जगह आपको मैदान में उतरकर लक्ष्य भेद करना होगा। 2016 में मैंडेटरी इंडस्ट्री में रहते हुए दुनिया भर में अपनी मीटिंग की श्रृंखला के बाद मैं भुवनेश्वर आया था। मैं अब कुछ समय आराम के लिए निकालना चाहता था। मेरे मित्र प्रदीप जोन ने मुझे चिली जाने की सलाह दी। वहाँ राजहंस नामक बोट पर वन विभाग का एक गेस्ट हाउस है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि शांतिपूर्वक काम करने या लिखने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक शांत जगह है क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्यटक नहीं हैं। मैं उस समय इस किताब को लिख रहा था और ऐसी ही जगह की तलाश में था। अतः मैंने तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पहुँचकर मैं मायूस हो गया। मैं जिस उम्मीद से वहाँ गया था, वहाँ पहुँचते ही मुझे अपेक्षा से विपरीत खबर मिली। मेरा स्वागत करते हुए एक कार्यवाहक ने गर्व से मुझे बताया कि एक अमेरिकी सज्जन भी यहाँ रह रहे हैं। छोटी सी नाव पर पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद था, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलनी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने नाराज़गी का प्रदर्शन भी नहीं किया। जब मैं उस कार्यवाहक के पीछे पीछे चलकर उस नाव तक पहुंचा तो वहाँ एक अमेरिकी सज्जन मेरा सामने खड़े थे। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह आदमी मुझे देखते ही खड़ा हो गया और उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, राजहंस पर आपका स्वागत है। मेरा नाम पॉल है, पॉल गोत्जेन। सुब्रतो बागची। निराशा के चरण में आगे कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। इस स्वर्ग में आपका स्वागत है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा अमेरिका में से यहाँ आता हूँ। आप पहली बार ही यहाँ आए हैं क्या? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आया हूँ। मैं अपना सामान कमरे में रख कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। कुछ मदद की ज़रूरत है? उन्होंने कहा। नहीं धन्यवाद, मैंने कहा। मैं अपने कमरे में गया और प्रकृति का आनंद लेते हुए चाय पी। लंच के समय हम फिर मिले तो पॉल ने बताया वे मार्केटिंग के काम करते हैं। उनके शब्द मुझे आज भी याद हैं। मार्केटिंग सेल नहीं, उन्होंने कहा था। हाँ, मैं समझ गया, मैंने कहा। मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया क्योंकि बहुत से भारतीय दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते। आप क्या कहते हैं? उन्होंने पूछा। मैं सेल्स पर एक किताब लिख रहा हूँ, मैंने कहा। वाह, सच में? फिर तो हमें आपस में चर्चा करनी होगी, उन्होंने कहा। खाना खाने के बाद हम नाव के सवार होकर घूमने निकल गए। बहुत देर तक हम डॉल्फिन को देखते हुए पानी में घूमते रहे। वापस आकर जब हम बाहर कुर्सियों पर बैठे तभी गर्मा गर्म चाय हमारे सामने आ गई। पॉल की शिक्षा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हुई। स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के लिए काम किया। अब वह एक ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे जहां उन्होंने साल 2 साल में एक बार बड़ी छुट्टी मिलती थी। जिस प्रकार पक्षी एक निश्चित अवधि के लिए प्रवास करते हैं, उसी प्रकार पॉल भी कुछ समय के लिए यहाँ आकर रुकते थे और नई ऊर्जा के साथ अमेरिका लौट जाते थे। चाय पीते हुए पॉल ने मुझे बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। वह बोले, मेरे पिता आर्थर गिट्सजेन का एक प्लास्टिक व्यापारी थे और हम घरेलू कामकाज में उपयोग होने वाले प्लास्टिक का सामान जैसे बाल्टी, टब, कूड़ेदान, टूथब्रश आदि बेचते थे, जिसमें इंजेक्शन के प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक भी शामिल थे। मैं हमेशा अपने पिताजी को काम करते हुए देखता था और उनसे प्रेरित होता था। यह सब सुनते हुए मुझे लगा कि पॉल शायद भूतकाल में चले गए। क्या आप हमें उनके बारे में कोई विशेष घटना बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अपनी युवावस्था में वह हमेशा सैम नाम के एक व्यक्ति को चीज़ें बेचते थे। उस समय हमारा कारोबार काफ़ी छोटा था और सैम भी बहुत कम सामान खरीदते थे। लेकिन सैम और मेरे पिता के बीच बहुत पक्की दोस्ती हो गई। मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते थे कि प्लास्टिक का या इस तरह के छोटे व्यवसाय में लोग सामान की जगह सामने वाले आदमी को देखकर ज़्यादा मात्रा में माल खरीदते हैं। माल क्या है? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि माल
कौन बेच रहा है। धीरे धीरे सैम ने और दुकानों खोली और मेरे पिता से ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदने लगे। इस तरह वे हमारे सबसे बड़े ग्राहक बन गए। यह सैम वॉल्टन है, वॉलमार्ट के संस्थापक। अरे वाह, मेरे मुंह से उद्गार निकला। पॉल से मिलने की असली खुशी मुझे अभी मिली। मैंने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का फैसला किया। मैंने उनसे अगला सवाल पूछा, आपने अपने पिता को सेल करते देखा और फिर आपने मार्केटिंग को चुना, इनमें आपको क्या अंतर दिखा और सेल्स वाले को आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है कि सेल्स से जुड़े हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग के लोगों को अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से लोग ऐसा नहीं करते। कैसे? क्या आप विस्तार से समझना चाहते हैं? दरअसल सेल्स के लोगों को मालूम नहीं होता है कि मार्केटिंग के लोगों का उपयोग कैसे किया जाए, उनकी मदद लेकर खुद का ज्ञान कैसे बढ़ाएं, इस बात का विचार ही नहीं करते हैं। मुख्य बात यह है कि एक बार ट्रेनिंग लेकर आने लगे ऐसे नहीं होता, और इसी बात का उन्हें यकीन नहीं होता। ट्रेनिंग किस बात कर रहे हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। आपको अपने कार्य की योजना आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से बनाने में सक्षम होना चाहिए। उसी तरह आपको ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए भी प्रेरित करने लायक 3 या 4 आकर्षक निर्माण करने आना चाहिए, ताकि आपका संदेश सरल और अनोखे तरीके से ग्राहकों तक पहुंचे। सरल और विशेष, आपने ये 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं। हाँ, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। सरल इसलिए कि सेल्समैन को ग्राहकों को बताने में आसानी हो। कोई भी ग्राहक जटिल और भारी शब्दों को सुनने में रुचि नहीं रखता। विशेष इसलिए ताकि ग्राहकों को एक नज़र में पता चले कि आप दूसरे से अलग हैं। क्या आपके पास इसके लिए कोई टूल है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए आप अपने मन और मस्तिष्क को तैयार कर सकते हैं। आप 5 आक्रामक और 3 रक्षात्मक खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए उतरते हैं, उनकी मदद से रणनीति तैयार करते हैं और फिर प्रतियोगिता जीत जाते हैं। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ 5 तरीके दिए गए हैं जिनमें से आप अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मेरा उत्पाद आपके पैसे की सही कीमत अदा करता है। आपकी वर्तमान ज़रूरतों और भविष्य के विकास की गति को देखते हुए मेरा उत्पाद आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पहले मेरे उत्पाद का उपयोग करें और बाद में भुगतान करें, यह सुविधा उपलब्ध है। मेरे उत्पाद की कार्य क्षमता अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप यह ईंधन के अधिक समय तक चलता है और प्रदूषण को भी कम करता है। हमारा उत्पाद तैयार होने के कारण हम इसे आपके यहाँ दूसरे मिनट में ही इंस्टॉल करके चालू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी सिर्फ एक फ़ायदे के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हमें एक बार में 1 से अधिक फ़ायदे लोगों को संज्ञान में लाना चाहिए। यह आक्रामकता के संदर्भ में हुआ। रक्षात्मकता के संदर्भ में क्या है? ग्राहकों के संदेह से बचाओ। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ग्राहकों के मन में किस प्रकार की शंकाएं आ सकती हैं। जैसे वे कह सकते हैं कि आप पैसे की कीमत अदा कर रहे हैं और भले ही आज इस वस्तु की कीमत कम है, लेकिन काफ़ी पूरे साल की मेंटेनेंस की लागत बहुत अधिक है। वे यह भी कह सकते हैं कि आपका उत्पाद आज की स्थिति के लिए उपयुक्त है, लेकिन भविष्य के लिए नहीं, भले ही आप इसे कार्य क्षमता कहें। वे यह भी कह सकते हैं कि भले ही आपका उत्पाद कम ईंधन की खपत करता हो, लेकिन इसकी मूल लागत बहुत ही अधिक है। ऐसा हो सकता है। इस प्रकार की शंकाएं सामने आती ही हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब मार्केटिंग का सिस्टम बदल गया। पूर्व की भांति अपने ऑफिस में बैठकर मार्केटिंग करने की जगह आपको मैदान में उतरकर लक्ष्य भेद करना होगा। यह सोचे बिना कि कोई आपका विज्ञापन को देखेगा और आपके आने के लिए आमंत्रित करेगा। आपको स्वयं को उन्हें अपने ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करना होगा और उसके अनुसार अपने काम की योजना बनानी होगी। ध्यान रहे, यह कार्य योजना ग्राहक के अनुसार बदलती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु ग्राहक ही होता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए मेरी ओर देखा कि मैं उनकी बात को समझता हूँ, और जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं उनकी बात को समझ रहा हूँ तो उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। आजकल सेल्स और मार्केटिंग की ट्यूनिंग होना आवश्यक हो गया है।
यदि यह ट्यूनिंग अच्छी हुई तो सेल्समैन ग्राहक के संदर्भ में मार्केटिंग टीम से चर्चा करते हैं और हर बार ग्राहक से मिलने को जाते हुए उनके लिए विशेष बातों की प्रेजेंटेशन लेकर जाते हैं। जो तैयार है उसे देखने के बजाय ग्राहक तब अधिक खुश होते हैं जब उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई चीज़ों को देखते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में ग्राहकों के लिए आवश्यक हर विवरण का विचार किया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि प्रेजेंटेशन बनाते समय विवरणों पर भी कभी विचार नहीं किया जाता, अर्थात यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सोचेगा। हर कोई यह सोचता है कि कोई मिस्टर एक्स इस बारे में सोचेगा और यह मिस्टर एक्स कोई होता नहीं। लेकिन इन सब में ग्राहकों की क्या आवश्यकता है, इस बात की अनदेखी की जाती है। 1970 और 80 के दशक के बीच में मैंने हेलमैन नामक एक बड़ा रॉक बैंड था। वह अपने कार्यक्रम के आयोजन के समय अपने आयोजकों से कहते थे कि हमें पहले से तय करना होगा कि कौन आदमी क्या काम करेगा। आखिरी समय पर कोई मिस्टर एक्स यह काम करेगा ऐसी योजना ना बनाए। अगर हम इस प्रकार की घटना प्लानिंग में पाएँ तो हम इवेंट कैंसिल कर देंगे। इस डर से कि कार्यक्रम रद्द नहीं हो जाए, आयोजक छोटी से छोटी बातों के लिए भी प्लानिंग बनाते थे। आप शायद सोशल सेलिंग के बारे में जानते होंगे। नहीं, ये क्या है? वास्तव में सेलिंग आंकड़ों का एक खेल है। आपका व्यवसाय कितना बड़ा है, आप कितने सौदे पूरे करते हैं, आप कितने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, आप कमीशन कितना है और कितना लाभ है, ऐसे कितने ही आंकड़ों का समावेश इसमें होता है। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि सोशल सेलिंग का अर्थात इंटरनेट के माध्यम से हुई सेल्स के आंकड़ों से है? हाँ, आजकल लोग सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जो सेल्समैन लिंक्डइन का उपयोग करते हैं वह लोग के संपर्क में अधिक आसानी से रहते हैं। लेकिन हम कितने लोगों के संपर्क में हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कितने लोगों का सही तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। आजकल ऑनलाइन बिक्री बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंसेंस कैसा है, इस बात पर आपकी सफलता निर्भर हो सकती है। दरअसल आपसे मिलने के पूर्व ही इंटरनेट के ज़रिए लोग आपकी एक छवि निर्माण कर लेते हैं। पॉल रुके इतने में हमारे सामने रात का खाना आ गया। खाना खाते खाते मुझे अतीत की कुछ घटनाएं याद आ गईं। कितनी ही जगहों पर सेल्स और मार्केटिंग वाले का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। जहां सेल्समैन दिन रात ग्राहकों से मिलने लगे रहते हैं, वहीं मार्केटिंग करने वाले दिन ब दिन विज्ञापन बनाने वाली कंपनियों से मिलते रहते हैं। ये दोनों कभी भी एक साथ किसी ग्राहक पर चर्चा करते नहीं देखे जाते। मुझे तो भोजन के समय मिले 2 चम्मच सेल्स और मार्केटिंग जैसे लगने, और दोनों के संयोग से डील करना भोजन करने जितना ही आसान लगने लगा था।